डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने 12th का फॉर्मल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है चैप्टर 3 मैट्रिसेस, और इसको हम 4 पार्ट में बनाएंगे। हर एक्सरसाइज तक के कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको मैं नोट करा दूंगा और उसे आप सॉल्व करेंगे। जितना हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो अच्छा है, आपके समझ में कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी लाएगा। और जो भी आपको डाउट्स होगा वो हमेशा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या इंडिविजुअली हमारे को अदर मीन्स से कन्वे करेंगे ताकि मैं आपका डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। तो आज हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक मैट्रिसेस और चैप्टर 3 है, इसीलिए चैप्टर 3 का जो पहला एक्सरसाइज 3.1 है उससे पहले हमें कवर अप करना है जो टॉपिक में। सबसे पहले मैट्रिसेस होता क्या है, इसका डेफिनेशन, फिर हम लोग देखेंगे इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, फिर हम लोग इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस में देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये टाइप समझेंगे तो फिर बाकी आगे के लिए आपको आसानी होगी। फर्दर हम लोग देखेंगे टाइप्स के बाद कि दो मैट्रिसेस को इक्वल कब कहते हैं, इक्वलिटी। आज का फोकस हमारा पार्ट 1 में इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ये मेन फोकस होगा आज का हमारे इस चैप्टर के कंसेप्ट की डिस्कशन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैट्रिसेस है क्या। मैट्रिसेस एक तरह का डिस्प्ले है, एक तरह का अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और इसका डेफिनेशन आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। इट इज एन, डेफिनेशन की बात करेंगे तो मैट्रिसेस इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। जैसे मान लीजिए मैट्रिसेस हम लोग एक ए मैट्रिक्स लिखते हैं, तो इसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में, कई बच्चे, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, कई बच्चे जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा करके जल्दीबाजी में याद ऐसे लिख देते हैं, ये डिटर्मिनेंट का मतलब है, तो आपको पहले ही इंस्टेंस में गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इसके नोटेशन में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, या फिर आपके पास एक ऑप्शन और भी है जो पुराने बुक में एनसीईआरटी में हमारे पास मैट्रिक्स के नोटेशन के लिए इस तरीके से लिखा जाता था। अब इसमें क्या है, ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। किस तरह का अरेंजमेंट है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसका मतलब ए रेक्टेंगल कैन बी स्क्वायर, तो हम लोग देखेंगे इसमें स्क्वायर में भी अरेंजमेंट हो सकता है। इसमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हम लोग केवल नंबर और फंक्शंस लेना है, ये ध्यान रखना है, नंबर और फंक्शंस ही ले सकते हैं इसमें। तो आपकी क्लास में हम लोग केवल रियल नंबर लेंगे और रियल फंक्शंस लेंगे इसमें। तो देखिए जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास लिखा है 3, 2, 1, -5, 6 और 8। हम एक दूसरा मैट्रिक्स का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है x, y, z और w। तो ये हमारे मैट्रिक्स का नोटेशन है। स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर या फंक्शन रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता है या फिर स्क्वायर के फॉर्म में। स्क्वायर का फॉर्म है मतलब इधर से हॉरिजेंटली जितने नंबर्स लिखे हैं वर्टिकली भी उतने ही नंबर्स रखे हैं। यहाँ पे हॉरिजेंटली 3 नंबर लिखा हुआ है जबकि वर्टिकली 2 ही नंबर मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से इसमें जो ये जो लिखा हुआ है नंबर्स, इनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज। एलिमेंट्स और एंट्रीज। इसमें जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट हुआ, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, इसको हम लोग कहते हैं रो। और वर्टिकल अरेंजमेंट उसको हम लोग कहते हैं कॉलम। तो ये ध्यान देना है कि किसी भी मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल अरेंजमेंट में क्या लिखा हुआ है
और वर्टिकल अरेंजमेंट में क्या लिखा है, ये इसके पोजीशन को इंडिकेट करेगा। जैसे सपोज करिए इसी मैट्रिक्स को हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लोग सारे मैट्रिक्स को ए आई जे से लिख देते हैं। इसका मतलब हो गया ith रो और jth कॉलम। पहला हमेशा रो को इंडिकेट करता है, दूसरा इसमें जो लेटर लिखा हुआ है वो आपको कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करिए आपसे पूछेगा कि A12 क्या है, इसका मतलब फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि मैट्रिसेस एक तरीके का डिस्प्ले है। कैसा डिस्प्ले है, जिसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में इसके एलिमेंट्स को और जो लिखते हैं उसका एक खास अरेंजमेंट होता है। जैसे आप हॉरिजेंटली जो लिख रहे हैं वो आपका रो है और जो वर्टिकल लिखेंगे वो आपका कॉलम है। अब देखिए दूसरा, ये तो हो गया अबाउट इट्स डेफिनेशन। हम लोग देखेंगे ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर यहीं से समझने का प्रयास करते हैं। ऑर्डर, ये आपका डेफिनेशन हो गया। और ऑर्डर में यदि हम लोग देखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए पहला जो मैट्रिसेस हमने एग्जांपल में कंसीडर किया, इसमें आपका ये रो 1 है, ये आपका R1 है, ये R2 है, और यहाँ पे ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो 3 कॉलम है। तो आपको ऑर्डर कैसे, आपसे कहेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको हम लोग क्या बताएंगे, 2 रो और 3 कॉलम। यदि आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ बी क्या है, तो बहुत आराम से बताएंगे। देखिए इसमें कितना रो है, काउंट कर लीजिए, 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि ऑर्डर किसको कहते हैं और फिर हम लोग मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ये दो बातें क्लियर हो गई। अभी देखिए किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग अपने सहूलियत के अनुसार, अपने सुविधा अनुसार मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज करिए, अब एनसीईआरटी में बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है, कई बार इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के टाइप पर। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को वो किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये इस बात पे इंडिकेट करेगा कि आपने इंफॉर्मेशन को सही तरीके से पढ़ा या नहीं। जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि राधा, फौजिया और सिमरन, मैं लेटर से डिनोट कर लेता हूँ, राधा, फौजिया और सिमरन, इनके पास नोटबुक और पेन्स, इसके नंबर्स की संख्या बता रखी है। राधा के पास 15, इसके पास 10 और ये 13, और यहाँ पे आपका है 6, 2 और 5। तो ये आप वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके इसके मैट्रिक्स को पता लगा सकते हैं। और ये आपके नेम दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा। इसी इंफॉर्मेशन को हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, राधा का इंफॉर्मेशन, फौजिया का इंफॉर्मेशन, सिमरन का इंफॉर्मेशन, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ये नोटबुक्स को डिनोट करता है और ये पेन्स को डिनोट करता है। तो जो चीज़ इधर लिखा हुआ है रो है, अब उसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 15, 10 और 13 और 6, 2 और 5। तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम देगा तो आपके मैट्रिक्स से वो इंफॉर्मेशन निकल के आना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए कि आप क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ इसका ऑर्डर 3 × 2 है, तो डिपेंड कि आप जिस भी तरीके से इसकी यूटिलिटी बताई जाएगी क्वेश्चन में, तो आप उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, यानी उसका ऑर्डर किस तरीके से लिखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई वर्ड प्रॉब्लम इससे सॉल्व किए जाते हैं। देखिए एनसीईआरटी से कुछ छूटे नहीं। अब मान लीजिए इन जनरल, मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसी का दिया हुआ है m × n। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें हमारे पास इस मैट्रिक्स का नोटेशन जब हम लोग देखेंगे तो इसमें एक फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट इसका रो फर्स्ट कॉलम A11, A12, A13, इस तरीके से ये फर्स्ट रो का nth कॉलम में एलिमेंट आए। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23, इस तरीके से A2n।
ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने सारे मैट्रिसेस को जब लास्ट में mth ऑर्डर पे पहुंचेंगे तो ये m1 m2 m3 और इस तरीके से जब यहाँ पे आप रीच करेंगे तो ये आपका mn एलिमेंट होगा। तो ये जनरल मैट्रिक्स ऑफ m इंटू n ऑर्डर का लिखने का एक तरीका है। दूसरा हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह देगा कि किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो आप इसके कितने ऑर्डर बना सकते हैं। तो आप इसके सिंपल हैं, इसका एक फैक्टर्स जितने पॉसिबल हो, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, फिर इसी को उल्टा कर लीजिए 4 इंटू 2, 8 इंटू 1। तो जनरली जो फैक्टर्स होते हैं उस तरीके से हम लोग कह देंगे किसी मैट्रिक्स के अंदर यदि 8 एलिमेंट्स हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से भी 1 मार्कर क्वेश्चन में कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो बहुत आसान है। और हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से फैक्टर बेस पे हम लोग बता सकते हैं। इसमें 4 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। अब इसी तरह मान लीजिए किसी का ऑर्डर दे रखा होगा प्राइम नंबर में 5 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, या फिर 13 है, तो इसके कितने 2 ही ऑर्डर बनेंगे, 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1। यदि 13 है तो इसको 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1, क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग इस तरीके से 2 ही मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जिससे क्वेश्चन जरूर आता है, अक्सर हाँ आता रहा है मैट्रिसेस चैप्टर से, इजी क्वेश्चन होते हैं बहुत। आप इसको यदि ध्यान से समझते हैं तो बिल्कुल आप मान के चलिए कि आपको पूरे नंबर आएंगे इस टॉपिक में। कंस्ट्रक्शन, किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक रूल देगा। जैसे सपोज करिए आपको बताएगा कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3 such that its elements are described as, सपोज करिए आपको दे रखा है ए आई जे, उसकी एंट्री होती है, तो आपको कह रखा है कि ए आई जे में क्या करना है, आई प्लस जे। आपको यही चीज दे सकता है, मतलब आप इसको अलग अलग क्वेश्चन समझ लीजिए, आई माइनस जे सेकेंड क्वेश्चन है। जैसे सपोज करिए आपको दे देगा आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन हो गया। आपको दे देगा आई का स्क्वायर माइनस जे का स्क्वायर मॉड इंटू हाफ, कुछ भी वो रूल कुछ भी सेट कर सकता है। आपको इस तरीके से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है। इसके लिए बहुत ध्यान क्या रखेंगे, बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले आप जनरल मैट्रिक्स लीजिए, जैसे 2 into 3, यानी उसमें 2 रो और 3 कॉलम है। तो सबसे पहले आप जनरल मैट्रिक्स लिखिए। जैसे सपोज करिए इसमें 2 रो बनाना है, तो A11, A12 और A13। यहाँ तक क्यों रुक गए, क्योंकि 3 कॉलम ही लेना है। यहाँ पे इसके बाद हम लोग लिखेंगे A21, A22 और A23। अब हमें देखिए ये तो हमने लिखा है जनरल एंट्रीज। अब हमें इस रूल के तहत, यदि मान लीजिए हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या कह रहा है रूल, आई प्लस जे को करना है, यानी यहाँ जो लिखा हुआ इनको ऐड कर दीजिए, आपको एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे सपोज कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 4, यहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर से 3, फिर से 4, ये 5, यानी आई और जे के पोजीशन को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से अलग अलग रूल बता रखा है। मान लीजिए आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, तो ये मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा वो क्या आएगा, आपको कह रखा है इन दोनों को आपस में माइनस कर लीजिए। तो आप तो पहले जनरल लिख लेंगे, पहले ध्यान देना है क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर का एक जनरल क्रिएशन होगा, जनरल क्रिएशन होगा। उसके बाद उसके एंट्रीज के पोजीशन को जो वो रूल सेट करे, आई माइनस जे कह रहा है, इन दोनों को आपस में माइनस करिए। तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा 0, 1 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा -1, 1 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा -2। इस तरीके से आप क्रिएट, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, फिर 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, 2 में से 3 को माइनस करेंगे -1, क्योंकि आपका इसके तहत आंसर हो गया। तो जैसा कहे वैसा। मान लीजिए सपोज करिए कि ये कह रखा है और कह रखा है कि इसमें इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 into 2 हो लेना है। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन में क्या देखना है कि ऑर्डर क्या कह रहा है। अब ऑर्डर ये कहा तो पहले इसके लिए आप एक मैट्रिक्स लिख लीजिए जिसका ऑर्डर में 3 रो होगा, A11, A12, A21, A22, A31 और A32, क्योंकि उसने कहा 3 into 2, यानी पहला रो को इंडिकेट करता है। तो 3 रो हो गया हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और 2 वर्टिकल अरेंजमेंट। तो ये आपका ये जनरल एंट्रीज हुआ। अब आपको रूल के तहत उसको फॉलो अप करना है।
तो सपोज करिए इसके लिए हम लोग मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या रूल कह रहा है कि दोनों आई और जे को स्क्वायर करके ऐड करो। तो 1 का स्क्वायर ऐड करिए 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करिए 5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ऐड करिए 5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐड करिए 8 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। 3 का स्क्वायर करके 1 स्क्वायर करिए 10 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करिए 13 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 ऐड कर दीजिए, सिंपल। तो इस तरीके से 1 नंबर में ये या 2 नंबर में बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है। कई बार वो टफ करने की कोशिश करता है तो मॉड लगा देगा, रूट लगा देगा, कुछ भी कहेगा, डरना नहीं है। पहले आप जो भी ऑर्डर देगा उसका आप एंट्रीज लिख लीजिए और रूल के तहत आई और जे का कैलकुलेशन कर दीजिए। वेरी सिंपल। मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते। यस स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे, ये तीनों हमने कर लिया, अब हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और इक्वलिटी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग जो है सो टाइप्स में सबसे पहला कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का इसको समझना बहुत आसान है। कॉलम हम लोग ऑर्डर में क्या करते थे, बाद में लिखते थे। तो मैट्रिक्स का और रो चाहे जितना मर्जी हो जाए, किसी भी मैट्रिक्स का आप रो जितना मर्जी ले लीजिए, जैसे सपोज करिए m, लेकिन उसका कॉलम एक ही होगा। मतलब आपको लेना है, सब आपने ले लिया एक एलिमेंट तो इसमें एक ही, आपने ले लिया 1 2 तो इसमें क्या है, 2 रो है लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। सिर्फ एक कॉलम वाला मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं A1 A2 ऐसे करके चलता रहेगा, ये AM, कॉलम एक होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स का कॉलम एक। अब देखिए रो मैट्रिक्स वहीं पे, इसमें क्या है, रो एक ही होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1 तो इसमें एक ही रो है, आप ले लीजिए इसमें 1 2 तो ऐसे ले लीजिए तो इसमें एक ही रो है। कॉलम जितना मर्जी ले लीजिए। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, AIJ, और जब इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे रो पहले लिखा जाता है 1, एक ही रो होना चाहिए तभी रो मैट्रिक्स, और आप n कॉलम कुछ भी ले सकते हैं। जनरल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप इधर से A1 A2 डॉट 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 चलिए AN तक ले लीजिए। नंबर ऑफ कॉलम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन रो एक ही में लिखा जाना चाहिए। क्वाइट क्लियर। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे आपने जनरल मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लीजिए AIJ का मान रखा है M इंटू N, तो स्क्वायर कब होगा, रेक्टेंगल स्क्वायर कब होता है, जब उसका रो और कॉलम बराबर हो जाए। तो ये कंडीशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए हमने 3 लिख दिया तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, एक ही कॉलम एक ही रो। यदि आपको स्क्वायर 2 ऑर्डर का लिखना है तो जैसे हम लोग इसमें लिखेंगे 2 3 5 6, इसमें क्या हो गया, 2 रो 2 कॉलम। तो एक चीज और भी ध्यान रखना बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर 2 लेटर लिख करके नहीं, सिंपली एक ही है लिख देंगे। जैसे बोलेंगे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर 1 मैट्रिक्स, स्क्वायर ऑफ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है -1 x 3 y z 5 -7 8 9, ये आपका 3 ऑर्डर का, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, 3। एक ही लेटर लिखने से पता चल जाता है कि इसमें रो और कॉलम की दोनों संख्या बराबर हो। अब इसके बाद बच्चों ध्यान रखना है कि इसके बाद जितने भी टाइप लिखे हैं यहाँ तक, ये सारे पहला कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे डायगोनल कब होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ना होगा। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स कैसे लेना है आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। सपोज करिए आपने लिया यहाँ पे 1 2 3 और बाकी सारे जो ये हमने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ले लिया, तो बाकी सारे एलिमेंट जो यहाँ होंगे जो यहाँ होंगे ये सारे 0 होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान रखना है डायगोनल मैट्रिक्स में ये आपका एलिमेंट नॉन जीरो होगा और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो हम लोग इसको लिखते हैं AIJ, और AIJ का कंडीशन लगाएंगे कि AIJ इज नॉट इक्वल टू 0। कब 0 कब नहीं हो रहा है, जब I और J बराबर हो। यहाँ पे ये A11 है, A22 है, A33 है, और AIJ बिल्कुल 0 हो जब I नॉट इक्वल टू J। यहाँ पे क्या होगा, इस पोजीशन पे ये 1 और 2 है, मतलब ith रो और jth कॉलम इक्वल नहीं है। वैसे ही जहाँ जहाँ 0 लिखा हुआ है। अब एक चीज और भी समझना है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 Z और 9, ये आपका मेन डायगोनल होता है, इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। और ये क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं। इधर से देखिए -7 Z और 3, ये जो आपका डायगोनल है लीडिंग है, जहां दूसरी तरफ ये जो डायगोनल है आपको लैगिंग डायगोनल कहलाता है, लैगिंग डायगोनल। तो ये ध्यान रखना है, टर्म है
बाकी आपको समझ में आएगा। आपको केवल मेन डायगोनल से मतलब होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल। आपको किसी मैट्रिक्स का सपोज आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया डायगोनल एलिमेंट्स लिख करके, डायगोनल दे दिया 1 2 3, आप समझ जाइए कि बाकी सारा जीरो है। कोई मैट्रिक्स ऐसे लिख करके दे दिया, इसका मतलब उसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, बाकी जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट होगा वो सारे जीरो होंगे। अब आते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का पहला कंडीशन क्या था कि स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोग ध्यान रखेंगे स्केलर मैट्रिक्स वैसे डायगोनल मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो, ये सभी एक ही जैसे हों। और बाकी आपको बता ही दिया, ये हमने 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को सबको इक्वल कर दिया। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा कहलाएगा? Aij में हम लोगों ने जो लिखा है Aij सब k के बराबर होगा। कब? जब I इज इक्वल टू j, और Aij 0 के बराबर होगा। कब? जब I इज नॉट इक्वल टू j। तो इसमें सभी एलिमेंट्स एक ही जैसे जब हों तब हम लोग इसको कह देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें बहुत ध्यान से देखिए, डायगोनल का पहला कंडीशन है कि स्क्वायर हो, स्केलर का पहला कंडीशन है कि डायगोनल हो, तब स्केलर की बात करेंगे। आइडेंटिटी का पहला कंडीशन है कि स्केलर हो। अब स्केलर में हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आई से होता है, ये कन्वेंशन है, हमेशा ऐसे लिखा जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यदि 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो आइडेंटिटी का मैट्रिक्स ये सारे हमारे 1 होने चाहिए, और बाकी जहाँ भी जो कुछ छूट रहा है वो सारा जीरो ही होगा, क्योंकि ये पहला क्राइटेरिया है। स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केलर भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब देखिए, अभी तक तो हमने जितने भी मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया आपको, स्क्वायर का, डायगोनल का, स्केलर का, अभी आइडेंटिटी का लिया है, ये सभी हमने 3x3 का रखा है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, I3 कहलाएगा, ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लीजिए आपको लिख दिया I2, बस समझ लेना है, ये आपको ऑटोमेटिक अपने आप समझना है कि 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स लिखना है। यदि आपको कह देगा I4 लेना है तो आप 4 रो 4 कॉलम ले लेंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होंगे, तो IN हो जाएगा nth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब उसमें आपका n रो n कॉलम होगा, लेकिन डायगोनल में सारे जगह पे 1 होगा। तो ये आपको क्लैरिटी समझना चाहिए। तो ये बच्चों फिर से देख लीजिए, ये जो है प्रायर कंडीशन पे है। डायगोनल के लिए स्क्वायर का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, स्केलर के लिए डायगोनल का क्राइटेरिया। इसका मतलब डायगोनल में जो फॉलो हुआ होगा वो तो उसको करना ही है। आइडेंटिटी में स्केलर का क्राइटेरिया होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे जीरो मैट्रिक्स किसी, तो बहुत आसान है। जीरो मैट्रिक्स में हमें ये नहीं कंस्टेंट डालना है कि वो आपका स्क्वायर ही हो। जैसे सपोज करिए जीरो मैट्रिक्स को नोटेशन हम लोग ओ से करते हैं, देखने में ध्यान से, एग्जाम में आप इसको जो है सो ओ लिखेंगे या फिर जीरो लिखेंगे, इस तरीके से। डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया कि जीरो मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी नहीं है कि ओ आपका स्क्वायर हो, उसमें रेक्टेंगल भी हो सकता है। सपोज करिए 0 0, लेकिन ये कंडीशन है कि सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तभी वो जीरो ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाएगा। सपोज करिए ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, डिपेंड्स। ये हमने 3x3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स लिया। आई होप स्टूडेंट्स दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देते हैं लास्ट टॉपिक आज का, जो एक्सरसाइज 3.1 से पहले कवर करना है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इसमें हम लोग देखेंगे दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों इक्वल हैं। पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा, ऑर्डर सेम हो गया, और दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा क्वेश्चन आता है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल तभी कहेंगे जब उसका ऑर्डर, दोनों क्राइटेरिया एक साथ फॉलो हो। ये नहीं कि ऑर्डर सेम हो गया कह दिए इक्वल, गलत। ऑर्डर तो सेम हो, साथ में उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको ए यहाँ पे दे दिया है 1 2 3 4, और बी एक मैट्रिक्स दे दिया, इसको भी यही होना चाहिए 1 2 3 4, तभी ये बराबर होगा। एक भी एलिमेंट इधर उधर चला गया, जैसे यहाँ पे 3 लिख दिया 2 इधर लिख दिया तो नहीं होगा बराबर।
ऑर्डर का बराबर होना, पहले तो देखना होगा कि 2 क्रॉस 2 का दोनों है, उसके बाद मैच कराएंगे कि एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे A11 पे 1 लिखा है तो A11 पे 1, A12 पे 2 लिखा है। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, ये आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का टाइप एग्जाम में जो पूछा जाता है, जनरली इस बार भी आया ही था इसके ऊपर एग्जाम में। आपको कह देगा कि एक मैट्रिक्स A है यहाँ पे 3 है, 5 है, X है और Y है, और दूसरा मैट्रिक्स कह दिया आपको कि ये आपका Z है और W है, ये 1 है 2 है, कह देगा XYZ का वैल्यू बताओ, यदि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो बस करस्पॉन्डिंग एंगल को देख करके बराबर बता दे रहा है। इसमें स्टूडेंट एक चीज और भी ध्यान देना है हमें, कई बार क्या होता है, जैसे आप एक्सरसाइज 3.1 का 9th क्वेश्चन देखिएगा, उसमें जो भी इसमें इक्वलिटी के वजह से यदि किसी वेरिएबल का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, चाहे जिस फॉर्म में दे रखा, सपोज करिए x+1 देता, y-1 देता, तो फिर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मैं z+7 दे दिया, y-3 दे दिया, तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 = 7 + z, पोजीशन वाइज बराबर बना। अब यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगा, -4, इसको इधर लेके सॉल्व कर लेंगे। अब मान लीजिए कहीं पे ऐसा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे आपको x दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे कि x+1 = जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x = पहले को मैच कराएंगे करस्पॉन्डिंग, क्योंकि दोनों बराबर है, तो x = z+7, और दूसरी एक जगह और x मिल रहा है हमें 2 1 पोजीशन पे, तो इसके अकॉर्डिंग x+1 = 1, इसका मतलब इसका वैल्यू 0। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ पे हम लोग x का 0 रखेंगे तो ये आपका z+7, इसका मतलब z का वैल्यू आ गया -7। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू दे देता ऐसे करके z = सपोज करिए डायरेक्ट दे देता 7, तो एक जगह x का वैल्यू 7 आ रहा है और एक जगह x का वैल्यू 1 आ रहा है। तो ये जब एक ही वेरिएबल का एक ही मैट्रिक्स के अंदर इक्वलिटी में यदि 2 डिफरेंट वैल्यू आ जाए तो कह देंगे वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पे सॉल्व करने पे x = 7 और इसके करस्पॉन्डिंग को मैच करने पे x = 0, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो वैल्यू भी सेम आना चाहिए। यदि ये डिफरेंट आ जाता है तो कह देंगे वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर x वेरिएबल। तो इस तरीके से हमने आज कवर किया जो भी कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 3.1 से पहले था। तो हमारा कोशिश रहेगा कि जो 3.1 एक्सरसाइज में है आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। इसमें यदि कोई दिक्कत आती है आपको तो आप ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में या पर्सनली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और ध्यान रखें बच्चों, यदि आप NCERT के एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप पूरे मार्क्स लाएंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे हम लोग क्लोज करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा दूँ जो एग्जाम में आते रहे हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, अब आप देख लीजिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 4, और एक्सरसाइज में कंस्ट्रक्शन वाले छांट के क्वेश्चन कर लीजिएगा। वैसे तो सारे ही करने हैं आपको, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 5 कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 7 जिसमें वेरिएबल का वैल्यू पूछा जा रहा है, और MCQ आजकल तो आने ही लगा है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो भी डाउट होगा आप पूछेंगे और आप इसको मेरे हिसाब से आपने समझ लिया होगा। किसी तरह का कोई भी डाउट आए तो आप हमें लिखिए, कमेंट भेजिए, सजेशन दीजिए कि आप के लिए हम और किस तरीके से इम्प्रूव करके वीडियो बना सकते हैं। और आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए।